हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जल भाग 4, जिसमें हम देखेंगे जल का असंगत व्यवहार, कठोर एवं मृदु जल, जल का विद्युत अपघटन, जल चक्र, जल प्रदूषण, भौम जल तथा भौम जल स्तर, जल प्रबंधन और वर्षा जल का संग्रहण। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है जल का असंगत व्यवहार। सामान्यतः पदार्थ का ठोस रूप उसके द्रव रूप की तुलना में भारी होता है, परंतु जल का व्यवहार इसके विपरीत होता है। आपने देखा होगा कि बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? यह इसलिए होता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। घनत्व किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का घनत्व उसके इकाई आयतन का द्रव्यमान है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। यह 1 किलोग्राम प्रति लीटर है, मतलब एक लीटर जल 1 किलोग्राम के बराबर होता है, जबकि बर्फ का घनत्व 0.9 किलोग्राम प्रति लीटर है। इसलिए बर्फ को जल में डुबाने पर उसका लगभग 1/9 भाग जल की सतह के ऊपर रहता है और 8/9 भाग जल के नीचे रहता है। आधा से अधिक भाग जल के नीचे होता है। इसी कारण ठंडे देशों में समुद्र में तैरती बर्फ की चट्टानों के जल के अंदर डूबे हुए भाग का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होना जलीय जीवन के लिए वरदान है। अत्यधिक ठंडे मौसम में जब वायुमंडल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, समुद्र एवं झीलों के ऊपर वाला जल बर्फ के रूप में जमने लगता है तथा घनत्व कम होने के कारण बर्फ जल के ऊपर तैरती है। बर्फ के कुचालक होने के कारण बर्फ के नीचे वाले जल की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती और जल का ताप अधिक बना रहता है। इस कारण जल में रहने वाले जीव जंतु एवं पौधे जीवित रहते हैं। कठोर एवं मृदु जल। कुछ स्रोतों से प्राप्त जल साबुन के साथ अच्छी तरह झाग नहीं देता, उसे कठोर जल कहते हैं। कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण घुले रहते हैं, जो साबुन के साथ क्रिया कर अविलेय पदार्थ बनाते हैं। इस कारण पर्याप्त झाग नहीं दे पाते। मृदु जल। जब जल साबुन के साथ बहुत अच्छा सा झाग देता है तो उसे हम मृदु जल कहते हैं। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। पहला अस्थायी कठोरता, दूसरा स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जल में मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेटों के घुलने के कारण होती है। इसे जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले होने के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता को उबालकर दूर नहीं किया जा सकता। आगे है जल का विद्युत अपघटन। जल किन अवयवों से मिलकर बना है, इसे जानने के लिए उसका विद्युत अपघटन किया जाता है। 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड के माध्यम से जल में विद्युत प्रवाहित किया जाता है, जिससे परख नली में गैसें एकत्रित हो जाती हैं। आप देखेंगे कि एक परख नली में दूसरे परख नली की अपेक्षा ज़्यादा गैस एकत्रित होती है। इसका कारण क्या है? इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जो गैसें एकत्रित हुई है वो कौन सी गैसें हैं। आइए इसका पता लगाते हैं। एकत्रित गैस का परीक्षण करने के लिए परख नली का कॉर्क खोलकर जलती माचिस की तीली ले जाने पर तीली नीले लौ के साथ जलती है तथा पॉप की आवाज़ उत्पन्न होती है। यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। यही प्रयोग दूसरी परख नली के साथ करते हैं, तब वह तीली तेज जलने लगती है। ऐसा ऑक्सीजन गैस के कारण होता है। जल के विद्युत अपघटन से यह पता चलता है कि जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बनता है तथा इसमें आयतन के अनुसार हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगनी होती है। इसका सूत्र है H2O। आगे है जल चक्र। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं। जैसे पहला है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? जल का द्रव से गैस यानी जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। दूसरा है संघनन। गैस का द्रव में पुनः बदलना संघनन कहलाता है, अर्थात वाष्प का फिर से जल में बदलना संघनन। चलिए अब जल चक्र को समझ लेते हैं। समुद्रों, झीलों एवं तालाबों तथा जल के अन्य स्रोतों का जल लगातार वाष्पित होता रहता है।
पौधे एवं जंतु भी विभिन्न जैविक क्रियाओं के द्वारा जल वाष्प उत्पन्न करते हैं। यह जल वाष्प वायुमंडल में एकत्रित होती रहती है। जल वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है। वायुमंडल के ऊपरी सतह का ताप कम होने के कारण यह जल वाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है एवं बादल बनाती है। बादलों में जल की बूंदें पास पास आती हैं तो पानी की बड़ी बूंदें बन जाती हैं तथा वर्षा के रूप में गिरने लगती हैं। इस प्रकार जल पुनः जल स्रोतों में पहुंच जाता है। अतः इससे हम कह सकते हैं कि जल चक्र वाष्पीकरण एवं संघनन की एक क्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। आगे है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल में अनेक रासायनिक पदार्थ, मल मूत्र तथा दूसरे अवांछित पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, नालियों का गंदा पानी आदि मिल जाते हैं, जिससे यह पानी पीने तथा घरेलू कार्यों को करने योग्य नहीं रहता। ऐसे जल को प्रदूषित जल कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण क्या हैं? पहला है मनुष्यों के कार्यकलाप, दूसरा खेती से, तीसरा उद्योगों से। पहला हम देखते हैं मनुष्यों के द्वारा। मनुष्यों के बहुत से कार्यकलाप जल को प्रदूषित करते हैं, जैसे घरों का कचरा, सड़ी गली वस्तुएं आदि को नाली में फेंकना। नालियों का यह जल तालाब नदियों में मिलकर उसे प्रदूषित कर देता है तथा इसी प्रकार नदी तालाबों में नहाकर, कपड़े धोकर, जानवर धोकर, गाड़ी साफ करके, शवों को नदी में बहाकर, देवी देवताओं की मूर्तियों को विसर्जित करके जल को प्रदूषित किया जाता है। अस्पतालों से फेंका गया अपशिष्ट और जंतुओं के मल मूत्र से भी जल प्रदूषित होता है। दूसरा है खेती से। फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए तथा पैदावार बढ़ाने के लिए जो कीटनाशक, खरपतवारनाशी दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें जल को प्रदूषित करती हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। तीसरा है उद्योगों से। कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ नालियों में बहा दिया जाता है, जो नालियों के माध्यम से नदी तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। जब यह जल पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं द्वारा उपयोग किया जाता है तब इन्हें हानि पहुंचता है। अपशिष्ट पदार्थों में यदि लेड, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम आदि उपस्थित हो तो वे घातक रोग भी उत्पन्न करते हैं। भौम जल तथा भौम जल स्तर। भूमि को अधिक गहराई तक खोदने पर हम पाते हैं कि मिट्टी के कणों के बीच के सारे अवकाश जल से भर जाते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। यह भौम जल आता कहाँ से है? वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मिट्टी में से रिस कर नीचे गहराई में रिक्त स्थानों में भर जाता है। इसे ही भौम जल कहा जाता है। भौम जल स्तर का अवक्ष है, अर्थात भौम जल स्तर का कम होना। इसका मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियाँ, अल्प वर्षा, जंगलों की कटाई, शहरीकरण तथा वर्षा जल के भूमि में रिसाव हेतु पर्याप्त भूमि के अभाव से वर्षा जल का बह जाना आदि भौम जल के अवक्षय के लिए प्रमुख कारण हैं। जल एक अमूल्य संपदा है, हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। आजकल शहरों में जल संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। किसान भी अपने खेतों में सिंचाई की नवीन तकनीकों का उपयोग कर पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। ये तकनीकें हैं स्प्रिंकलर अथवा फव्वारा सिंचाई, ड्रिप अथवा टपक सिंचाई आदि। आगे है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के जल को एकत्रित कर उसका आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। संग्रहण हेतु मकान की छत पर गिरने वाले वर्षा के जल को पाइप द्वारा भूमि में खोदे गए गड्ढों में पहुंचाया जाता है। यह गड्ढा उचित आकार का होता है तथा इसकी दीवारें कंक्रीट की बनी होती है। गड्ढे का तल कच्चा होता है, जिस पर क्रमशः गिट्टी रेत की परत बिछाई जाती है। यह परतें जल के लिए छन्ना का कार्य करती है। यहाँ पर जल छन कर तथा रिस कर भूमि में पहुँचता है। इस प्रकार भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। इस जल को हैंडपंप या नलकूप द्वारा निकालकर उपयोग में लाया जाता है। इसे वाटर हार्वेस्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा कक्षा 7वीं का अध्याय 2 जल समाप्त होता है। थैंक यू।